हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी दर्पण में। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय की, जिसमें कुछ बातें हमने पिछली वीडियो में की है और आगे की बातें हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ अगर पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो से संबंधित अपनी फीलिंग बताने के लिए कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो से चलने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए एक एक नई सोच, नई उम्मीद। उस उम्मीद को हम बताने से पहले कुछ नॉर्मल सी बातें आपको बताना चाहूँगा कि आजकल कोई भी बच्चा या आजकल के बच्चे या आज की पीढ़ी या आज का परिवेश कुछ ऐसा बन गया है कि ब- हम बच्चे या शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ तनाव को भी ग्रहण कर रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। डिप्रेशन में क्यों आ रहा है? किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को मार्क्स लाने की चिंता है, एग्ज़ाम की चिंता है, अच्छे नंबरों से पास होने की चिंता है, फेल होने का डर है, एक्सेट्रा इत्यादि, जिसकी वजह से समझने वाली चीज़ को भी वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है। किसी को साइंस का डर है, किसी को गणित का डर है, किसी को इंग्लिश का डर है। बच्चा वो सीख सकता है, लेकिन वो अपने डर की वजह से या फिर अपने तनाव की वजह से वो इस चीज़ को ग्रहण कर नहीं पाता है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा को हंसते हंसते और फ्री माइंड ग्रहण करना चाहिए। फ्री माइंड के साथ, क्योंकि फ्री माइंड अगर बच्चा पढ़ाई करेगा, अगर कोई विद्यार्थी फ्री माइंड पढ़ाई करेगा तो उसको बाकी उसको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। और उसको रीडिंग, मतलब कि जो भी चीज़ अगर वो फ्री माइंड पढ़ रहा है तो उसको वो चीज़ उसके दिमाग में एक बार में ही बैठ जाती है, उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हंसते हंसते, खुशी से और बिना डिप्रेशन के, बिना तनाव के पढ़ाई कीजिए। तो इसके लिए हम एक पहल शुरू कर रहे हैं। किसी भी वीडियोज़ को शुरू करने से पहले हम एक मज़ेदार जोक्स के साथ अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए और आपके होठों पर एक मुस्कान के साथ हम वीडियो शुरू कर पाए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखते हैं हमारा जोक्स। तो जोक्स से पहले हम एक ये लाइन देख लेते हैं, कीमती नाइन, अनमोल नाइन, ये अनमोल वाक्य। क्या वाक्य है? ए गुड लव्स इज सनशाइन इन द हाउस। ये था विलियम थाकरे का। तो इसका क्या हिंदी अर्थ होता है? इसका क्या मीन हुआ कि एक अच्छी हंसी घर में धूप के समान है। मतलब कि जैसे ही अगर हम, सवेरा होता है, धूप खिलती है, धूप निकलते ही कैसे एकदम माहौल बदल जाता है, एकदम कैसे एकदम अचानक से सुहाना मौसम हो जाता है धूप निकलते ही। सुबह सुबह जब अंधेरा अंधेरा होने के बाद धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है, कैसे होता है, पंछी उड़ने लगते हैं और वो सवेरा कितना बढ़िया लगता है। उसी प्रकार अगर हंसता हुआ चेहरा घर में होगा तो वो घर भी एकदम खिल जाएगा धूप की तरह। तो चलिए हम जोक्स की बात करते हैं। आज का जोक्स क्या है? हमारा जोक्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वही है, टीचर स्टूडेंट का जोक्स है। टीचर स्टूडेंट हमारे काम से रिलेटेड ही है। बस ये जोक्स ही है, जोक्स को जोक्स तक ही रखना अपन को। सीरियस अब कोई, हमें रियल लाइफ में भी इसको यूज़ नहीं करना है और ना ही हमें इसको सीरियसली लेना है, बस अपने मनोरंजन के लिए लेना है। तो टीचर, इतने दिन कहाँ थे? टीचर मतलब कि गोलू को पूछता है कि इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? तो गोलू टीचर को कहता है कि मैडम मेरे को तो बर्ड फ्लू हो गया था, बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर बोलती है ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को तो होता ही नहीं है। भाई तेरे को, ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को होता नहीं है, तेरे को कैसे हो गया? तू तो इंसान है और तेरे को बर्ड फ्लू हो कैसे गया? बर्ड फ्लू है ना, बर्ड, ये जो जानवरों को होता है, पक्षियों को होता है। तो गोलू बोलता है मैडम आपने मेरे को तो इंसान शब्द ही कब है? अब तो मेरे को रोज़ मुर्गा बना देती हो, मैं तो मुर्गा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रियाकलाप किए थे हमने। क्रियाकलाप 1.1 किया था, 1.2 किया था, 1.3 किया था, कैसे क्या अभिक्रिया हुई थी उनके भी हमने वीडियोस प्रैक्टिकल के साथ देख लिया, सब कुछ कर लिया। और हमने
कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त की थी, जैसे अवर्सारणी के तत्वों की बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्रों की बात की थी, सब देख लिए थे। आज देखते हैं समीकरण संतुलन। समीकरण संतुलन की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैंने इसका थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दिया था। आज देखते हैं क्या है समीकरण संतुलन, कैसे समीकरण संतुलन होती है, समीकरण संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किससे क्या पड़ती है। तो चलिए देखते हैं समीकरण संतुलन। जैसे ये मैं कोई समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे ये हो गया Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 बराबर क्या हो गया, सॉरी रिएक्शन में Mg प्लस O2 MgO, ये हो गया अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है उसे कहते हैं LHS, राइट हैंड साइड, और इस साइड को कहते हैं RHS, सॉरी ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड। और ये जो तीर का निशान है, ये वाला, ये जो तीर का निशान है, ये हो गया अपने अभिक्रिया की दिशा। ये अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ये अभिक्रिया हो रही है LHS से RHS की ओर। हो गया अभिक्रिया में ये तो हो गया LHS साइड, ये हो गया RHS साइड। LHS साइड को बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक वो होता है जिससे अभिक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया का कारण है, ये अभिकारक। और इसे कहते हैं जो अभिक्रिया होने के बाद में प्राप्त होता है उसे उत्पाद, प्रोडक्ट, ये क्या प्रोडक्ट। जैसे कोई अब उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन का, जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जैसे कोई बिस्किट फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री के अंदर मशीन में हम आटा डालते हैं या मैदा डालते हैं, जिससे भी होता है, आटा डालते हैं। आटा डालने के बाद में बिस्किट बनता है। बिस्किट बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंपनी किस प्रोडक्ट की है, या इससे क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो बोलते हैं कि ये बिस्कुट कंपनी है, ये भी इससे बिस्किट निकलता है, या बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, ये बिस्कुट प्रोडक्ट है इसका। तो मतलब कि बनकर तैयार क्या हुआ, बिस्किट। तो बिस्किट है ना, हो गया उत्पाद। और जो हम आटा डाल रहे हैं बिस्किट बनाने के लिए मशीन में, वो आटा हो गया अभिकारक। समझ गए। इस तरह से जैसे हमको बनाना है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमको ये हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम, ये ऑक्साइड। इसको बनाने के लिए हमें मैग्नीशियम लेना होगा और ये ऑक्सीजन लेनी होगी। दोनों को आपस में इनकी क्रिया करवानी पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया का ये प्रतीक, ये चिन्ह है, ये तीर के निशान की अभिक्रिया हो रही है। पर कराने के बाद हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे समझ में इतनी सी बात। अब इसके आगे की बात करते हैं। भाई अभिकारक उत्पाद समझ में आ गया, LHS RHS समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे की बात। अभी समझ लीजिए, फिर आपको पूरी आपकी किताब में कैसे किस तरीके समझाइए वो पूरा तरीका बताऊंगा। पहले आप नॉर्मल सी जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिकारक उत्पाद, ये अभिक्रिया थी अपनी। अब ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। संतुलित का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। एक उदाहरण की ओर देख देते हैं, जैसे कि ये कोई तराजू है, ये तराजू हो गया, तराजू दो पलड़े हो गए। अगर इधर हम 100 ग्राम वजन रखते हैं, इधर 50 ग्राम रखते हैं, तो ऑब्वियसली तो ये हम बात बता सकते हैं कि ये तराजू दोनों बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा है, इसमें वज़न कम है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 50 ग्राम वज़न और डाल देंगे, 50 ग्राम का बाट और रख देंगे, तो इधर हो गया 100 ग्राम, इधर हो गया 100 ग्राम, बराबर हो गई है। उसी प्रकार ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या है कि ये देखिए, ये LHS साइड, ये RHS साइड। LHS साइड में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, 2 अणु, लेकिन इधर एक ही अणु है। समझ गए। इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 1 है, तो बराबर की बात कहाँ हुई, बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। अब इधर 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि इधर 2 करने के लिए या तो यहाँ 2 लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ 2 लगा नहीं सकते, क्योंकि कभी भी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो इसके
आगे की तरफ लगते हैं। जो भी अंग लगेगा संतुलन के लिए, जो भी अंग हमें चाहिए वो आगे की तरफ लगेगा, ना कि अभिक्रिया के पीछे की तरफ, ना कि किसी कोष्ठक के बाहर। आगे इसकी बात हम आगे और करेंगे तो लगेगा या नहीं, तो लगाएंगे हम यहाँ आगे की तरफ। तो यहाँ लिख दिया 2, तो ये दोनों हो गए ऑक्सीजन के, ये दोनों हो गए, बराबर हो गया। लेकिन फिर एक दिक्कत और आ गई, यहाँ 2 मैग्नीशियम के 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम का एक ही है। फिर से दिक्कत, अब इससे बराबर करना पड़ेगा इसको। अब इस बार आर एच साइड भारी हो गई, भारी इसलिए हो गई क्योंकि इसके अंदर 2 मैग्नीशियम आ गए और इसके पास मैग्नीशियम एक ही। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक है 2 करना है तो इधर 2 कर दिया। तो इसके पास 2 मैग्नीशियम हो गए, इसके पास भी 2 मैग्नीशियम, इसके पास 2 ऑक्सीजन, इसके पास भी 2 ऑक्सीजन, तो अभिक्रिया बराबर हो गई। तो इसे कहते हैं अभिक्रिया संतुलन, कि ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। समझिए आप। जैसे इधर 2 mg लगा दिए, ये O2 है ही है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 आगे लगाने पड़ेंगे इसके और MgO। तो 2 mg हो गए, यहाँ पर 2 mg हो गए, O2 2 है तो यहाँ पर 2 O2 हो गए। ये थी अभिक्रिया संतुलन की कुछ ऐसी बात। तो अब हम आपके चैप्टर में किस तरह क्या बता रखा है, सीक्वेंस बाय चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। कितने आपको 7 चरणों में बता रखी है अभिक्रिया, तो आपके 7 चरण पढ़ते हैं। ये रहा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यह तो थोड़ी देर की है, जो कि आपके काम की चीज़ नहीं है। हम तो सीधी बात करते हैं। क्रियाकलाप 1.3 सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया है कि हमने एक क्रियाकलाप 1.3 में देख लिया है कि ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की हम क्रिया करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस। और ये तीर का निशान जिस दिशा में होता है उस तरफ अभिक्रिया हो रही है। देखो ये लिखा हुआ, निशान के दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या तुलना करेंगे। इनके परमाणु संख्या तुलना करेंगे कि भाई ये बराबर है कि नहीं है, किस तरफ कौन सी चीज़ ज़्यादा है, किस तरफ कौन सी कम है, किस तरफ कैसे बराबर करेंगे। वो हमने पिछले भी जो ये बात की थी वही है कि इस तरफ 2 mg है, इस तरफ 1 mg है, तो दोनों को बराबर करेंगे। O1 है O2 है तो बराबर कैसे करेंगे, वही बात है। तो देखते हैं पहला चरण। पहले चरण में क्या होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे ये सूत्र है, जैसे कि हमारे पास AFE प्लस H2O की रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी Fe3O4 प्लस H2 के साथ ये अभिक्रिया हो रही थी। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे सारे सूत्रों के सामने कोष्टक बना लेना है। यह भी डब्बा बना लेना है, डब्बा बना लेना, ये डब्बा बना लिया। ये बना लिया डब्बा, बॉक्स बना लिया। फिर चरण 2 में क्या बात हो रही है कि असंतुलित समीकरण उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या की सूची बनाएंगे। अब सूची कैसे बनाएंगे, जैसे इस तरफ देख लिया LHS साइड, यानी LHS साइड ये हो गई, एक तरफ कर लिया RHS साइड, ये RHS साइड ये हो गई। अब कौन कौन से तत्वों को लिखते थे भाई, एक तत्व हमारे पास फेरस, ये फेरस लिख लिया फेरस। एक तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन लिख लिया। फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिख लिया। इस तरफ भी यही है, ये वाले तत्व इधर आएंगे। ये हमारे पास फेरस आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अब हम बात करते हैं इनके अणुओं की, किसके पास कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं। तो LHS साइड ये होगी आपकी LHS साइड, LHS साइड ये होगी आपकी RHS साइड। तो LHS साइड में देखते हैं फेरस के पास कितने हैं। फेरस के पास ये अकेला फेरस ही है तो एक आ गया। हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं तो 2 आ गया। ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन अकेला ही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये 1 हो गया। अब हम RHS साइड की बात करते हैं। RHS साइड में कितने परमाणु संख्या है। RHS साइड को हमने फिर सीखा था कि पिछले बार, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था कि RHS साइड को उत्पाद कहते हैं और LHS साइड को विकार कहते हैं। तो अब RHS साइड या अभी उत्पाद में कितने परमाणु की संख्या है वो देखते हैं। फेरस में कितने लगे हुए, 3, तो ये रहा, ये फेरस हो गया, फेरस में 3 आ गए। फिर हो गया ऑक्सीजन के 4 बता रहा है तो ये आ गया ऑक्सीजन के 4 हो गए। फिर हाइड्रोजन के 2 बता रहा है तो ये आ गया, ये हाइड्रोजन के 2 हो गया। अब बात करते हैं चरण 2 में हमें इतना ही पता करना है, ये सारणी बना के इससे कि LHS साइड RHS साइड में कितने कौन कौन से तत्व है और उनके उन तत्वों के LHS साइड और RHS साइड में कितने परमाणु हैं। हो गई इतनी सी बात। क्या किया था हमने चरण फर्स्ट में, ये पहले चरण में क्या किया था कि इन सारे रासायनिक अभिक्रिया में
सभी तत्वों के सामने बॉक्स में, सभी तत्वों को बॉक्स में बंद कर दिया सभी बॉक्स में। चरण 2 में क्या किया कि LHS साइड और RHS साइड में अभिकारक या विकारक और उत्पाद में कितने कौन कौन से तत्व हैं, तत्वों के नाम लिखे, जैसे Fe, O और H। और यह लिख दिया LHS साइड, यहाँ कर दिया RHS साइड। LHS साइड में F के कितने परमाणु है, तो 1 है। O के कितने 1 है, H के कितने 2 है। और LHS साइड में कितने परमाणु है, R के Fe के, फेरस के 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, हाइड्रोजन के 2 है। बस इतना काम करना है। अब चलते हैं हम चरण 3 की तरफ। चरण 3 क्या कहता है, चरण 3 की बात करते हैं। चरण 3 में लिखा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित किया जाएगा। जिसमें सबसे अधिक परमाणु है पहले उसको संतुलित करेंगे, उसका हम तालमेल बिठाएंगे, उसको हम बराबर करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनेंगे हम। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, और उसको ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। भाई सबसे ज़्यादा इसी में ही है, 3 और 4 परमाणु की संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे, ये होगी बात इतनी सी। फिर दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। अभी देखा था हमने यहाँ पर, ये रहा कि ये हो गया आपकी दाईं ओर राइट हैंड साइड को दाईं ओर कहते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, लेकिन बाईं ओर 1 परमाणु है। यही बात कर रहा है, ये बोल रहा है ना कि दाईं ओर यानी RHS साइड ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। जबकि LHS साइड में केवल 1 है। समझ रहे ना आप कि LHS साइड में तो 1 है ऑक्सीजन, और RHS साइड में ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ऑक्सीजन के परमाणु लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। उत्पाद हो गया RHS साइड, ये अपने हो गया LHS साइड, और ये हमारे वो परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया ऑक्सीजन। तो प्रारंभ में यानी पहले क्या था, H2O में, इधर H2O आ गया। ये देखिए ये H2 है। वो हम अगर इस ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो इधर Fe3O4 में है ऑक्सीजन, इसके साथ है, और इस तरफ में H2O के साथ है। तो एक तरफ H2O लेंगे हम, एक तरफ H2O ले लिया, क्योंकि एक तरफ H2O में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ Fe3O4 में जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ में Fe3O4 लेंगे। ये ले लिया Fe3O4। अब देखते हैं, ये हो गया Fe3O4। अब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देखते हैं कि इस तरफ तो 1 ऑक्सीजन है, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए इसको, इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 4 जोड़ देंगे। ये H2 है ये हमारे पास, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 4 Fe3O4, ये हो गया 4। ये 4 जोड़ दिए तो ये 4 हो गया। तो ये तो हो गया संतुलित। भाई संतुलित की बात कर रहे थे, ये तो संतुलित हो गया, हमने संतुलित करके बताया था अभी आपको। यहाँ पर इस तरफ बात की थी, जैसे कि इस तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, इस तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, इस तरफ 2 है। तो इस तरफ 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 जोड़ देंगे। ये बात की थी हमने, इस तरफ यहाँ 2 जोड़ देंगे। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि इस तरफ ऑक्सीजन के 4 अणु है, इस तरफ 1 अणु है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 4 जोड़ देंगे। तो ये 4 जोड़ दिए हमने, हो गया बात। चरण 3 में ये काम करना है। अब चरण 4 की बात करते हैं। तो चरण 3 ये रहा। अब उस होलिका परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4s2 कर लेते हैं। देखिए आ गया 4s2 कर लेते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है कि हम इसको बनाने के लिए इसके आगे 4 लगाएंगे, ना कि ऐसे करेंगे कि यहाँ 4 लिख दिया या फिर ऐसे कर दिया। ये गलत है। मैंने पहले भी बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि तत्व के आगे हम उसके कितना हमें रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी ज़रूरत है अणुओं की, वो आगे लिखेंगे संख्या में, ना कि इसके पीछे लिखेंगे, ना कि कोष्टक में लिखेंगे। हो गई ये बात। तो अभिक्रिया फिर क्या बनी चरण 3 में, Fe प्लस H2O था हमारे पास। ये अभिक्रिया हुई, क्या बना, Fe3O4 था हमारे पास, प्लस में
H2 है ही है, तो यहाँ पर 4 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन की एक ही है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये लीजिए 4 से गुणा कर देंगे इसको, 4 गुणांक आ गए यहाँ पर हमारे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए। अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, चरण से पढ़ रहे हैं इसलिए। ये ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए, यहाँ 4 अणु हो गए, ऑक्सीजन हो गया कंप्लीट, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। यहाँ भी 4 अणु, यहाँ भी 4 अणु, ऑक्सीजन तो हो गया। ये LHS साइड में भी 4 अणु हो गए, RHS साइड में भी 4 अणु हो गए, ऑक्सीजन तो हो गया सोल्व। अब हम बात करते हैं अगले तत्व की, चलते हैं चरण 4 में। चरण 4 में फेरस तथा हाइड्रोजन परमाणु अभी संतुलित नहीं है। ये देखिए, ये फेरस और हाइड्रोजन अभी दोनों संतुलित नहीं है, दोनों बच गए, दोनों बच गए ना, हमने सिर्फ ऑक्सीजन को सोल्व किया है, तो अभी दोनों बच गए, फेरस और हाइड्रोजन दोनों बच गए। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसी एक को ले लीजिए, अब इसको संतुलित होगी, इनमें से अब इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई सभी एक को ले लीजिए। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे, तो इसने चूज कर लिया कि इन दोनों में से एक को लेना, तो हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो हम ये हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजनों की संख्या को 4 कर देते हैं। अच्छा, अब 4 कैसे कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, वो कारण समझते हैं हम, कि हमारे पास ये था, ये बात हो रही है हमारे यहाँ पर, कि ये था हमारे पास फेरस, ये हमारी प्रक्रिया थी H2, ये हो गया Fe3O4 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ H2 नीचे आ रहा है, डिब्बे में बंद था, बॉक्स में बंद करना है, कर दिया बॉक्स में बंद, ये बॉक्स में बंद कर दिया, ये कर दिया बॉक्स में बंद। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 थे, यहाँ पर एक था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने इसको यहाँ पर 4 कर दिया था, तो प्रक्रिया हमारी ये हो गई थी, ये वाली प्रक्रिया हो गई थी, ये वाली प्रक्रिया यहाँ आ रही है। अब चरण 4 में हमने किया था कि हम हाइड्रोजन तत्व को ले लेते हैं और इसको हम संतुलित करेंगे। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन तत्व को लेके, देखिए ये होगी LHS साइड, ये होगी फिर से RHS साइड, इसे कहते हैं उत्पाद, इसे कहते हैं अभिकारक। अब देखते हैं RHS LHS साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2 ऑलरेडी है, और 4 हमने यहाँ पर लगा दिए, तो हो गया 4 × 2 कितने हो गए, 8, ये हमारे पास हो गए 8 हाइड्रोजन। इस तरफ कितना है, इस तरफ सिर्फ 2 है। अब इन 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, भाई ये तो 8 हो गया ना, क्यों, ये 4 ऑक्सीजन के संतुलित करने के लिए 4 इधर हमने यहाँ पे लगाया था, तो 4 ऑक्सीजन के हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब इस हाइड्रोजन को, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, अब इनको 8 बनाना पड़ेगा, इनको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर दिया, तो हो गया 4 दूनी ये 8, ये भी 8 हो गए, और ये भी 8 हो गए, तो ये हो गया संतुलित, तो हमारा हाइड्रोजन हो गया संतुलित। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, कह रहा प्रारंभ में ये हमारी ये अभिक्रिया थी, V2H2 यहाँ पे था, 2 लगा दिए, ये 8 हो गए, ये इधर भी 8 हो गए, भाई 4 × 2 हो गए 8 हो गए, ये भी 4 × 2 हो गए 8 हो गए, ये भी 8, ये भी 8 बराबर, ऑक्सीजन के 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, ये बराबर। तो हमारे पास कौन कौन से कंप्लीट हो गए, तो हम बात करते हैं, तो हमारा एक तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, एक ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब हम फेरस की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ फेरस बचा है जो संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित हो गए। ये देखिए ये अभिक्रिया बनी हुई है, यही अभिक्रिया यहाँ पर लिखी है मैंने, कि Fe ये 4H2O, Fe3O4 प्लस ये 4H2 ये बनी है। अब हम चरण 5 की बात करते हैं। चरण 5 में दिया हुआ है कि तीसरा तत्व चुन लीजिए। अब तीसरा तत्व हमारे पास फेरस ही बचा है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया, तो ऑक्सीजन ही बचा है, सॉरी ये फेरस ही बचा है। अब फेरस की बात करते हैं और इसे संतुलित करेंगे। तो फेरस में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास फिर से अभिक्रिया देखिए आप, ये अभिक्रिया है Fe प्लस H2O, अभिक्रिया हुई, यहाँ लिख देता हूँ बाकी में Fe3O4 प्लस H2, ये बात हो रही है। बॉक्स में बंद करना है, बॉक्स में बंद कर दीजिए, करना है बॉक्स में बंद कर दिया, ये लो जी, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, हो गया अभिक्रिया बंद, ये प्लस आ गया। तो अभिक्रिया हमने पहले क्या की थी, यहाँ 4 लगाया था, यहाँ 4 लगाया था, ये तो हो गया संतुलित। अब ये फेरस संतुलित, 4 2 8 H हो रहे हैं, और ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये O कितने हो रहे हैं,
ये और है हमारे पास 4, ऐसे हमारे पास 8 हो गया, और 4 हमारे पास हो गए इस तरफ एल साइड में अभिकारक में, और उत्पाद आर साइड में हमारे पास ओ है 4, और ये 4 दूनी 8, 8 हमारे पास एच, तो ये दोनों बराबर है। लेकिन फेरस हमारे पास इस तरफ है 3, ये 3, इस तरफ 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। अभी इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, तो इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अब इसको 3 बनाते हैं। इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, तो बन गए ये 3, ये 3F हो गए, इधर भी 3, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 8H, इधर भी 8H, इधर भी 4 ऑक्सीजन के, इधर भी 4 ऑक्सीजन के, तो ये पी होगी संतुलित होगी ना। देखिए इधर 3 अणु थे, इधर ऑक्सीजन का, इधर सॉरी से फेरस के इस तरफ 3 परमाणु थे, लेकिन इस तरफ 1 था। इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 बन गए। इधर भी 3, इधर भी 3 बराबर, इधर ऑक्सीजन के 4 है, इधर भी 4 है बराबर, इधर हाइड्रोजन का 8 है, इधर भी 8 है बराबर, तो प्रक्रिया संतुलित हो गई। फिर हमें प्रक्रिया संतुलित करना, प्रक्रिया संतुलित हो गई। यही आपके इधर दे रखा है, इधर दे कि ये 3 जोड़ दिए, 3 से गुणा कर दिया इसको, ये भी 3 था, ये 3 से गुणा कर दिया, ये प्रक्रिया संतुलित हो गई। यहाँ पे ये प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं चरण 6 की। चरण 6 में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या का परिकलन करते हैं, तत्वों के परमाणु की संख्या गिनते हैं। तो दोनों और के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। 3Fe है, 3Fe इधर है, Fe3 इधर है, 8 ये हो गया, 4 दूनी 8, 4 × 2 8 है, ये भी 4 × 2 8H है, ये भी बराबर है। ओ इधर कितने हैं, ओ इधर है ये 4, सॉरी ओ इधर कितने हैं 4, इधर भी ओ कितना है ये 4, तो विक्रिया संतुलित हो गई। अब क्या बात करें, अतः ये समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये जो हमने ये अभिक्रिया संतुलित की है, इस विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है कि LHS और RHS दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, पूरा लिख देता हूँ, संख्याओं को बराबर करते हैं। यही आपकी RHS विधि, ये भी सॉरी ये आपकी हीट एंड ट्रायल विधि होगी। आपकी कौन सी विधि होगी, आपकी हीट एंड ट्रायल विधि। ये आपकी हीट एंड ट्रायल विधि, कौन सी विधि होगी आपकी, हीट एंड ट्रायल विधि। समझ में आ गया आपको हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, कि LHS और RHS के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, यही हीट एंड ट्रायल विधि है। और हमने परमाणु की संख्या को संतुलित करना सीख लिया, समीकरण को संतुलित करना सीख लिया है कि दोनों तरफ को हमें बस कुछ नहीं करना, बैलेंस देखना दोनों तरफ। अगर इस तरफ जितने परमाणु की संख्या कम है, अगर माना कि इधर 3 ज़्यादा है, इधर 3 कम है तो आगे 3 लगा दो, अगर इतना 2 ज़्यादा है, इधर 2 कम है, 2 आगे लगा दो, ऐसे ही। चलते हैं आगे की ओर। अब 7वें चरण की बात करते हैं कि 7वां चरण क्या कह रहा है, भौतिक अवस्था का संकेत लिखना। भौतिक अवस्था का संकेत लिखेंगे कि अभिक्रिया, जैसे कोई अभिक्रिया लिखी हुई, जैसे ये अभिक्रिया लिखी हुई है Fe+4H2O Fe3O4 + H2, ये अभिक्रिया लिखी हुई, तो इसमें H2O किस स्थिति में है भाई, H2O जमा हुआ है, पानी की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, H2O किस स्थिति में है, ये फेरस किस स्थिति में है, ये फेरस ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है ये। इन जैसे Fe3O4 है, ये Fe3O4 है क्या, ये भाई Fe3 और पानी के जैसा है कि कोई पत्थर के जैसा है या कोई गैस है, क्या है ये। इसको दर्शाने के लिए हम कुछ संकेत लिखते हैं, कुछ शॉर्टकट लिखते हैं नामों का आगे, बस वही भौतिक अवस्था के संकेत है। तो क्या है वो शॉर्टकट देखते हैं।
इसमें रासायनिक समीकरण को महत्वपूर्ण सूचना अभिकरण तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। जिसके अंदर गैस है, गैस को लिखते हैं हम जी से, जी या एस, इसका जी हो गया। द्रव को लिखते हैं हम लिक्विड से, LIQUID, ये लिक्विड हो गया। इसको लिखते हैं एल से। ठोस, ठोस को हम लिखते हैं सॉलिड, सॉलिड, इसको एस से। फिर हो गया जलीय विलयन, जलीय, जलीय को लिखते हैं हम एक्वा, एक्वा, इसे हो गया एक्यू। फिर से देखिए, गैस है, अगर हमें बताना है ये तत्व गैस है तो उसका संकेत चिन्ह क्या होगा, जी होगा, जी यानी गैस। कोई द्रव है उसका संकेत चिन्ह होगा एल, एल यानी होता है लिक्विड, ये लिक्विड, लिक्विड है ना द्रव होता है। कोई ठोस है, ठोस को हम बताएंगे एस से। किससे बताएंगे, एस से, एस से बताएंगे। इससे क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड एंड ठोस, ठोस मतलब जैसे कोई अपने पत्थर हो गया, बर्फ़ हो गई, जमी हुई बर्फ़, ये सब ठोस में आती है। जलीय, जलीय का मतलब होता है, जलीय को हम लिखेंगे ए क्यू से, ए क्यू से, इसे कहते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा हो गया आपका एक्वा। एक्वा है ना जलीय, जलीय जैसे, जलीय जैसे क्या होता है, जलीय जैसे क्या होता है कि मैं बता दूं आपको। देखिए जलीय जैसे, जैसे कि ये पानी है, जैसे कि ये कोई पानी है, पानी है, पानी में हमने ये नमक मिला दिया, नमक को मिला दिया, नमक का घोल कर दिया। पानी के अंदर नमक मिलाने से ये क्या हो गया, नमक, नमक का हो गया ये विलयन। कैसे विलयन है, पानी मिला हुआ, पानी को जल कहते हैं, जल कहते हैं, तो ये पानी का हो गया जलीय विलयन, पानी का जलीय विलयन हो गया ये। अब ये है ना लिक्विड नहीं रहा, लिक्विड मतलब द्रव नहीं रहा ये अब एक्वा हो गया, एक्वा, AQU, एक्वा हो गया, एक में जलीय विलयन हो गया। जलीय विलयन मतलब एक्वा का मतलब है कि इसमें कम से कम दो पदार्थ मिले हुए हैं। लिक्विड का मतलब सिंगल होता है, लिक्विड का मतलब सिंगल पदार्थ है। एक्वा का मतलब दो तत्व या दो पदार्थ मिले हुए हैं। इसमें दो पदार्थ कौन कौन से हो गया, पानी और नमक। पानी का हो गया सूत्र H2O, नमक का हो गया NaCl, ये हो गया आपका एक्वा। हो गई इतनी बात, बस ये दर्शा रहा है। अब हम अभिक्रिया में देख लेते हैं, अभिक्रिया में कैसे क्या है। ये आपकी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया में लिखा हुआ है 3Fe 4H2, 3FeS 4H2OG, Fe3O4S 4H2G। मतलब कि ये 3Fe है ना, ये ठोस है, सॉलिड है, ये कोई ठोस चीज़, ये ठोस है, ये फेरस ठोस है। H2O, H2O G लिखा हुआ है, G का मतलब गैस। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आपकी बुक में फिर से यहाँ पे गलती दे रखी है, यहाँ पे L आएगा, L, क्योंकि ये लिक्विड है। H2O जल है ना, तो जल लिक्विड है, यहाँ पे L आएगा, नहीं कि गैस, L आएगा, यहाँ पे L आएगा H2O, क्योंकि H2O जल होता है और पानी गैस नहीं है। पानी तो एक लिक्विड फॉर्म है, द्रव्य पदार्थ है, द्रव है पानी। तो यहाँ पर गलती हो गई है, जी लिखा हुआ है, यहाँ पर L कर लीजिए आप, ये हो गया H2O। फिर Fe3O4, Fe3O ठोस है, ये लिखा हुआ सॉलिड यानी ठोस है ये। 4H2, यहाँ पर ये H2 गैस है, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, सिर्फ ओनली फॉर हाइड्रोजन, इसलिए ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर इसके पीछे O जोड़ देता है ना तो ये द्रव हो जाएगा, और केवल H2 लिखा हुआ है तो गैस है, केवल O2 लिखा हुआ है तो वो भी गैस है, N2 लिखा हुआ है गैस है, अगर तत्व के साथ 2 लगा हुआ तो वो गैस है। जैसे कि H2 लगा हुआ है, He2 लगा हुआ है, Li2 लगा हुआ है, Be2 लगा हुआ है, B2 लगा हुआ है, तो ये सब कैसे हैं। यही बात समझ में। तो हमने ये बात की थी संकेतों की, कि हम किसी की अवस्था, रासायनिक अवस्था को संकेत में कैसे समझ सकते हैं। तो ये संकेतों की बात होगी। जैसे इसका मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ पे L आएगा। L का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव। इसका मतलब फिर से सॉलिड है, ठोस हो गया। जी का मतलब हो गया गैस, गैस यानी गैस, गैस फॉर्म। तो अभिक्रिया में से हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली है। और अगर ऐसे तीर का निशान आ जाए मतलब ये गैस ऊपर निकल रही है, निकल के उड़ गई, ऊपर तीर का निशान आ जाएगा। नीचे तीर का निशान हो गया मतलब इस गैस को हमने जमा कर लिया है। ऊपर तीर का निशान आ गया मतलब ऊपर आसमान में उड़ गई है। ये हो गई थी बात हमारे कि कैसे क्या तत्वों को हम देखते हैं। देख लिया मैं ये रासायनिक संकेत कैसे क्या होते हैं, अवस्थाओं के संकेत। अब हम बात करते हैं आगे की
ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया है। इधर सतह किसी विरम जल का उपयोग भाप के रूप में हुआ है। अच्छा, ये आ गया आपके यहाँ पे, ये आ गया आपके यहाँ पे जी सही है, मतलब कि पूरा नहीं पड़ा। जी का मतलब यहाँ भाप के साथ हुआ है। भाप गैस नहीं, भाप नहीं होती है कि हम अगर हम देखते हैं कि हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। उस भाप को H2, वो भाप अगर हम उस भाप के ऊपर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, अगर कोई बर्तन लग चढ़ा हुआ है, पानी गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो वो भाप ढक्कन पे टकरा दिया, हम जैसे ही ढक्कन हटाते हैं तो वो भाप ढक्कन के ऊपर बूंद 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 में चिपकी होती है, फिर वो एकदम पानी की तरह वापस गिर, बूंद बूंद पानी की तरह गिरती है। भाप का पानी से भाप बनती है। और भाप क्या होता है? भाप एक तरह का पानी तो है गैस फॉर्म में। तो ये यहाँ पर है ना, जल का उपयोग नहीं करके जल को गर्म करके उसकी वाष्प का उपयोग किया है, भाप का उपयोग किया है। तो यहाँ पर जी सही है, गैस सही है, गैस आएगा यहाँ पर जी सही है, गैस की बात हो रही है, क्योंकि इसने पानी का उपयोग नहीं करके पानी की भाप का उपयोग किया है, यानी पानी को गर्म करके काम में लिया है। यहाँ देर का आपको सही है, देर का यहाँ पे इसने पहले बात नहीं बताई है, बाद में बताई है, तो सही बात है। हो गया यहाँ पे, हर रासायनिक में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया गया। हर रासायनिक अवस्था में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जब तक ये आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि तीर का निशान है, इसके ऊपर जैसे कि दर्शा दिया H2, तो H2 हो गया उत्प्रेरक के रूप में, मतलब कि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिक्रिया में ये तेजी करेगा, मंदी करेगा। अभिक्रिया को धीरे करने के लिए भी अगर कोई तत्व का आ रहा है तो उस तत्व को तीर के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि अभिक्रिया में इसका भी योगदान है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। और अभिक्रिया पर कितना दाब लग रहा है, कितना तापमान अभिक्रिया पर, उसको लिखने के, उसको दर्शाने के लिए इस तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 340 ATM एटमोसफियर। एटमोसफियर प्रेशर हो गया इसका मतलब, यानी कि वातावरणीय या वायुमंडलीय दाब। तो इस ये अभिक्रिया हुई है ना CO+2H2 की अभिक्रिया CH3OH के साथ हुई है, तो यहाँ इस पर 340 एटमोसफियर प्रेशर लगा, यानी 340 वायुमंडलीय दाब लगा है। समझ गए? ये ATM है ना, ATM, ये दाब की इकाई है। क्या है? दाब की इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? दाब की इकाई, दाब की इकाई है। तो फिर से इसमें लिखा है ये CO है, ये गैस रूप में है, 2H2 ये भी गैस रूप में है, दोनों गैस है। जब दोनों गैस की अभिक्रिया होगी, दोनों गैस की अभिक्रिया करवाएंगे उत्पाद रूप में, सॉरी अभिकारक रूप में, ये अभिकारक है, अभिकारक रूप में करवाएंगे। और 340 वायुमंडलीय दाब पर करवाएंगे, 340 वायुमंडलीय दाब लगाया गया है इस पर, तो ये बनेगा CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। उसी प्रकार हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, जैसे कि अभिक्रिया है, इसमें क्या है कि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है और क्लोरोफिल उत्प्रेरक रूप में है, क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ सूर्य के ताप में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज बन गया। CO2 एक्वा की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में? जलीय विलयन की फॉर्म में। और यहाँ पे H2 लिक्विड की फॉर्म में H2 हो, देखिए यहाँ पे आ गया H2, यहाँ पे जल है ना कि भाप ले रखा है। यहाँ पे इस बार जी नहीं लिखा हुआ है, इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभिक्रिया, यहाँ पर इस बार L लिखा हुआ है, इस बार ये जल के रूप में है, ये एक बार जलीय विलयन के रूप में है। तो क्या पढ़ा था? C12O6 हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ था रासायनिक महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों में, तो ये ग्लूकोज बना। और ये O2 का जलीय विलयन बाहर निकला और ये H2 जल बाहर निकला। अब देखते हैं ये अभिक्रिया संतुलित है नहीं, इसकी भी जांच कर लेते हैं साथ के साथ। तो इधर देखिए, इधर C6 है, यानी कार्बन के 6 अणु है, 6 परमाणु है। तो इधर भी कार्बन के 6 परमाणु हो गए बराबर। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 और ये 12 हो गए। कितने हो गए? 6 12, ये तो हो गए 6, ये हो गए 12, 6 दूनी 12, और ये हो गए भी इतने 6, फिर से कितने हो गए? 18, 18 से 24, इधर 24 ऑक्सीजन है हमारे पास। इधर कितने? इधर देख लेते हैं, इधर हो गया, ये हो गया, ये 12, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई है, और ये 12 ये हो गए, ये 12 है ना ऑक्सीजन। इधर भी 24 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी 24, इधर भी 24 ऑक्सीजन हो गए बराबर, और कार्बन बराबर। तो कार्बन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा? हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें कितने हैं? 12 दूना 24 है,
और नहीं है। इसमें कितने हैं हाइड्रोजन, ये तो हो गए 12, 12 ये हो गए, और कहाँ पर है, और ये रहे 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर है। तो इधर भी 24, इधर भी 24, इधर भी 24, यानी कि हाइड्रोजन भी कंप्लीट। तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, मतलब LHC साइड भी बराबर है और RH साइड भी बराबर है, मतलब कि अभिक्रिया संतुलित है। आया समझ में? अब आगे बात करते हैं। अच्छा, तो आपका आगे पर्सन आ गए, आपके टॉपिक सारे खत्म हो गए, पिछला टॉपिक सारे खत्म हो गए। अब इनके क्वेश्चन आंसर आ गए, इनके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन आंसर इसके। तो देखा वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले। तो इसका हमने बात की थी, मैंने सबसे पहले ही जब हमने क्लास 3 की थी, क्लास 3 में हमने सबसे पहले यही बात की हुई है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से घसते हैं। तो रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है मैग्नीशियम रिबन, तो इस पर सफ़ेद सफ़ेद वो परत जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो इसको जलने में बाधा उत्पन्न करती है, जलने नहीं देती है। तो इसको ढंग से जलाने के लिए रेगमाल से घसा जाता है। बस हो गया ये तो हो गया। दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H से, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं, Cl से। तो हाइड्रोक्लोराइड बनता है HCl, ये बनता है। लेकिन हमने पहले बोला था HCl बनता है इधर, ये हो गया। लेकिन ऐसी कोई अभिक्रिया होती नहीं है, ऐसी कोई अभिक्रिया होती नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ये क्लोरीन हो गया, HCl हो गया। देखिए हाइड्रोजन है तो H2 का अमोल गया, हाइड्रोजन गैस आएगी, प्लस ये क्लोरीन है, क्लोरीन कोई तत्व नहीं आता, क्लोरीन गैस आएगी, ये क्लोरीन आ गई। तो अब हो गया HCl बनेगा, ये तो HCl बन गया। इधर भी H2 2 है, इधर Cl2 है, इधर एक है। इन दोनों को संतुलित करने के लिए क्या बढ़ेंगे, या 2 लगा दिया, 2H हो गए, 2 Cl हो गए, इधर भी 2H 2 Cl, ये अभिक्रिया बराबर, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई और हमारी अभिक्रिया भी बन गई। ये हो गई हमारी अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 2HCl, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अब करते हैं हम, ये 2 नंबर है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये कैसे बना ये देखते हैं। बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं हम बेरियम को Ba से लिखते हैं और क्लोराइड को Cl लिख दिया। क्लोराइड है यहाँ पे Cl2 हो गया, क्लोराइड यहाँ 2 तत्वों की बात कर रहा है। एल्यूमिनियम सल्फेट है यानी कि यहाँ पे 2 की 2, ये भी 2 की बात कर रहा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, Al2, एल्यूमिनियम सल्फेट को, इसका हमने रासायनिक फॉर्मूले में, रासायनिक मैथ में, रासायनिक सूत्रों में बात की है, Al2SO4, ये 3, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब लिखेंगे हम बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, यहाँ पे आएगा बेरियम सल्फेट को लिखते हैं BaSO4 लिखते हैं। और हम लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिखेंगे हम AlCl3, ये हो गया क्लोराइड Cl3। ये भी क्रिया बनी है। बेरियम को Ba से लिखा है, क्लोराइड को Cl हो गया, एल्यूमिनियम को Al हो गया, और सल्फेट का SO4 3 हो गया, बेरियम सल्फेट का, सॉरी इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का BaSO4 हो गया। अब देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। अभिक्रिया संतुलन देखने के लिए देखते हैं हम कि पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु को, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस पर परमाणु संख्या से दी हुई है, ऑक्सीजन से दी हुई है, तो सबसे पहले इसको लेंगे हम। तो इस तरफ इसमें ऑक्सीजन है नहीं, इसमें ऑक्सीजन है, कितने हैं 4 3 12 ऑक्सीजन है इस तरफ कितने हैं, इस तरफ 4 ही है, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ 12 है। तो इसको भी हम 12 बनाना है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके आगे 3 लगा देंगे, तो हो गया 3 × 4, ये तो हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया ना। इस तरफ 4 दिया 12, 4 × 3 हो रहा है, ये 4 × 3 12 है। तो इस तरफ 4 है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, होंगे ये 12। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन तो हो गया हमारा कंप्लीट।
अब हम बात करते हैं किसकी, बेरियम की। साथ के साथ बेरियम को देख लेते हैं। तो आ गया बेरियम। बेरियम के पास इस तरफ कितने हैं, 2 है, ये सॉरी 1 है, अकेला बेरियम है इसमें है। इस तरफ बेरियम कितने, 3 है। अब इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है। तो अब इसको हमें 3 बनाना है, इसको 3 बना ले, क्या करेंगे हम, इसके आगे हम 3 लगा देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 3 भी है, ये भी 3 भी है, ये भी 3 बेरियम हो गया, इधर भी 3 बेरियम हो गए, ये भी संतुलित हो गया। चलिए जी। अब हम बात करते हैं इसकी, सल्फ़र की। इधर सल्फ़र कितना है, इधर सल्फ़र के हमारे पास है 3, इधर कितना है, इधर भी 3 है। तो ये इधर 3 है ना, ये 3, अरे सॉरी, ये देखिए इधर 3 है, ये 3 इसके साथ भी देखिए, ये जो कोष्टक के बाहर 3 लगा हुआ है ना, इस 3 का मतलब ये इससे भी गुणा हो रहा है, ये इससे भी गुणा हो रहा है। नहीं करते हम, जैसे ये लिखा हुआ है 5 × 2 कोष्टक के बाहर 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे भी गुणा हो रहा है, इससे भी गुणा हो रहा है, समझे, इसी प्रकार। तो हमारे पास ये सल्फ़र तो बराबर ही है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इस तरफ भी कितने अणु, 3 अणु है, और इस तरफ भी 3 अणु है, तो ये तो बराबर हो रहा है, ये तो बराबर है, इधर भी 3 और इधर भी 3, ये तो बराबर है। चलिए ये तो बराबर हो गया, तो यह सल्फ़र भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम एल की, एल्यूमिनियम की। इधर एल्यूमिनियम कितना है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 ही है। अब इसको इधर 2 है, इधर 1 है, इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे आगे, सॉरी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करते हैं, इधर 2 एल्यूमिनियम हो गए, इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो ये एल्यूमिनियम की कंप्लीट। अब हम सी की बात करते हैं, सी कितना है, इस तरफ सी 3, ये 2 × 3 हो गए, यानी 6 हो गए हमारे पास सी। इस तरफ सी कितने देखते हैं, इस तरफ 6 हो गए, इस तरफ कितने, इस तरफ कितने, ये रहा सी इसमें सी है नहीं, इसमें सी है, इधर 2, ये 3, 3 × 2, इधर भी 6, तो इधर भी 6 सी इधर भी 6 सी बराबर हो गई, सी भी कंप्लीट। तो ये प्रक्रिया हमारी होगी संतुलित। समझ में आया कुछ, समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक लेकर वापस देखिए, कैसे क्या किया था मैंने। ये 3BaCl2 + Al2SO4 3BaSO4 + 2Acl3, ये प्रक्रिया हमारी होगी संतुलित। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में हम सोडियम प्लस जल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो सोडियम को लिखते हैं Na से, जल को लिखते हैं H2O से, तो ये हो गया NaOH, और ये हमारा H2 बाहर निकल गया। ये बात हो रही है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया सोडियम, ये सोडियम हो गया, ये जल हो गया H2O जल, ये प्रक्रिया हो गई, ये प्रक्रिया हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये तो हो गया सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बाहर निकला, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब देखते हैं ये प्रक्रिया संतुलित है या नहीं, इसकी जांच करते हैं संतुलन की। तो इधर देखते हैं, ये Na इधर 1 है, इधर भी 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है दोनों, इधर भी Na1 इधर भी Na1, बराबर हो गया, ये तो Na हो गया बराबर। अब इधर वो देखते हैं, इधर वो 1 है, इधर भी 1 है, चलो वो भी बराबर। इधर H कितना है, H 1 है, ये 2, 1 H है, 2 H है, कितने हो गए, 1 और 2 3 हो गए। इधर H कितने हैं, इधर 2 ही H है, इधर H 2 ही है, इधर H 2 है। तो अब इसको, अभी हम क्या करेंगे, इधर तो कितने हमारे पास 2 ही है, इधर 3 है। अब क्या जोड़े इसमें, कितने से गुणा करें, 2 को कितने से गुणा करें कि 3 आए, आता ही नहीं है। 3 को कितने से मतलब कि क्या करेंगे, 2 आए, 2 आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे, अब देखिए इसी को ये कॉम्प्लिकेट कभी कभी स्थिति आ जाए, इसके लिए क्या करना, देखिए इधर कितने हो, 3 H है, इधर 2 H है। अब क्या करें, कितने से गुणा करें कि 3 बन जाए, तो गुणा करने में 3 आता नहीं है, 3 को 3 से गुणा करने में आता है, लेकिन यहाँ पर 2 है। अब 2 से इसकी संख्या गुणा करेंगे 3 आता है, आता ही नहीं है, क्यों, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 आता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आता है, 3 तो आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वो चीज़ देखिए, इधर हम कर देंगे 2, ये देखिए यहाँ पर हम कर देंगे 4 बना देंगे इसको। इधर देखिए, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, आपकी कैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ जैसे लिख देता हूँ मैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ था Na + H2O, तो बना हुआ था हमारे पास NaOH + H2। कर दिया इसको बॉक्स में बंद, कर दिया बॉक्स में बंद, बॉक्स में लगा दिया। अब इधर ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, सॉरी हाइड्रोजन के इधर 2 ही है। अब क्या करें, इसके लिए इसके आगे हम 2 लगा देते हैं,
इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए देखना इस बार ध्यान से देखना। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के इस पर हो गए 2 दूनी 2 इंटू 2 हो गए 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 ही हो रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे 2। यहाँ पे क्यों लगाए 2, क्यों 2 इस तरफ है 2 इस तरफ हो गए, 2 इंटू 2 कितने हो गए, सॉरी 2 प्लस 2 कितने हो गए, कि 2 ये 2 तो ये 2 हो गए, ये 2 तो एच हो गए, ये प्लस ये 2 ये कितने हो गए 4, इधर भी 4 इधर भी 4। तो ये हाइड्रोजन तो हो गया हमारा सोल्व। समझ गए कैसे सोल्व हो गया। अब आप ये बोलोगे सर आपने 2 यहाँ क्यों नहीं लगाए, अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाता, इधर 4 ही हो रहे फिर 1 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर 2 नहीं लगा के यहाँ पर 2 लगाए हैं। समझ गए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाए हैं ताकि यहाँ पर एस 2 हो जाए, यहाँ पर एस ये 2 हो जाए, ये 2 हो ही रहा है, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाए। चलिए ये तो हो गया, ये एच हो गया हमारे पास सोल्व। अब हम बात करते हैं, अब ये 2 लगाने से तो गड़बड़ हो गई, ये 2 लगाने से n 2 हो गए, इधर n पर हमारे पास 1 ही है, क्योंकि यहाँ 2 लगाने से पूरा कोष्टक भी 2 से गुणा हो गया। तो एस तो बाहर निकल गया, ये तो सोल्व होकर निकल गया, लेकिन इन दोनों को तो ये संतुलित कर दिया। इनको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये n है, इधर ये हो गया 2n है, 2n हो गया, इधर n 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 1 है ये 2 है, इसको ये 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, या 2 जोड़ देंगे, सॉरी 2 से गुणा कर देंगे, ये 2n हो गए, ये 2 भी 2n हो गए। तो ये हमारे पास ये n की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, n भी सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, ये 2 से गुणा हो गया, यह भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है, तो यह प्रक्रिया हमारी होगी संतुलित। समझ गए कैसे क्या संतुलित हुई है। हमारी एक्चुअल प्रक्रिया क्या थी, ये थी Na प्लस H2O, तो यह NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये N2, ये हमारी एक्चुअल प्रक्रिया थी जो कि संतुलित नहीं थी, ए संतुलित प्रक्रिया, ये संतुलित थी, और ये जो क्या है ये संतुलित है। समझ में आ गया, हर प्रक्रिया आपको संतुलित करके दिखा रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए। ये होगी बात, ये होगी हमारा दूसरे का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। तो देखते हैं, पहले क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड, ये जल है, जल में बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं हम BaCl2 से लिखते हैं, और अच्छे से बात लिखूँ मैं तो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं हम, सॉरी यार, बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, BaCl2 से लिखते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेन दिक्कत करने लग गया। बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, BaCl2 से लिखते हैं, ये हो गया बेरियम क्लोराइड हो गया। और हम लिखेंगे सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4, ये हो गया हमारे पास सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का आवश्यक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl का विलयन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, घुलनशील बेरियम सल्फेट, यह हो गया बेरियम, ये सल्फेट, ये प्रक्रिया ये होगी, बेरियम सल्फेट बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, ये प्रक्रिया होगी, इसको संतुलित करना है। दूसरे बात, इनके ये अवस्था किस अवस्था में है, उनके संकेत भी लिखना है कि ये गैस में है, ठोस में है, द्रव में है, वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे की तरफ। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति है प्रक्रिया की, कौन सा तत्व पदार्थ किस स्थिति में है। तो ये हो गया था हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस ये हो गया था हमारा सोडियम सल्फेट, तो बना था बेरियम सल्फेट, और NaCl बाहर निकला था कि क्लोराइड बाहर निकल रहा है, तो NaCl बाहर निकाल दिया। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया के संतुलन की देख लेते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है नहीं है। इधर भी है, एक है, इधर भी एक है, चलो Ba खत्म होगा, इधर Cl2 2 है, इधर Cl 1 है, इधर Cl2 2 है, इधर Cl 1 है, तो ये 2 है, इधर 1 है, 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया,
2 से गुणा कर दिया तो ये 2 Cl हो गए। चलो ये Cl भी ख़त्म हुआ, Cl भी सोल्व हुआ। अभी हम देखेंगे N2 इधर 2 है, 2 N2 है, इधर भी 2 है, ये भी Na भी सोल्व हुआ। सॉरी Na यहाँ पे Na2 है, यहाँ पर भी 2 Na, यानी 2 है, Na के 2 परमाणु, ये भी सोल्व है। सल्फर देखते हैं। सल्फर इधर 1 है, इधर है नहीं, इधर ये रही 1 है, इस तरफ भी 1 है, ये सल्फर भी सोल्व हुआ। ऑक्सीजन देखते हैं। इधर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, 4 परमाणु हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन भी सोल्व हुआ। तो ये प्रक्रिया होगी हमारी संतुलित, प्रक्रिया होगी संतुलित। ये होगी हमारी प्रक्रिया संतुलित। अब हम देखते हैं कि इसकी रासायनिक अवस्था क्या है। रासायनिक अवस्था क्या है, अवस्था चेक करते हैं इसकी। तो ये BaCl2 है, BaCl2 क्या लिखा हुआ, BaCl2। तो BaCl2 को देखते हैं हम। ये BaCl2 Na2SO4 है, BaSO4 है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए आपको पता चल जाएगा कि जल में क्या लिखा हुआ। देखिए आपके प्रश्न में उत्तर है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में यानी कि H2O में। मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे ये कोई, मैंने दिया था ना उदाहरण कि जल है, पानी है, ये कोई पानी है, पानी में नमक मिला दिया तो वो क्या हो गया, जलीय हो जाएगा, जलीय विलीन बन जाएगा उसका। किसका, नमक का जलीय विलीन हो जाएगा। बताया था ना मैंने आपको, ये वही बात हो रही है। जल में बेरियम क्लोराइड को घोल रहा है, मिला रहा है, विलीन बना रहा है। जलीय को विलीन बना रहा है, तो ये जल में घुल रहा है, तो ये क्या हो गया, जल का विलीन हो गया, जलीय हो गया, जलीय हो गया। और जलीय को हम इंग्लिश में या अपने सांकेतिक अवस्था में एक्वा कहते हैं। तो ये इसका संकेत हो गया एक्वा। फिर हो गया Na2SO4। Na2SO4 को क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन से सारे उत्तर हो जाएंगे, तो ईजी से है, क्वेश्चन में इसके उत्तर छिपे हुए हैं। अब Na2SO4 ये रहा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या जल में, ये क्या लिखा हुआ है, जल में इन दोनों तत्वों को घोला, जल में बेरियम क्लोराइड को भी घोला है और सोडियम सल्फेट को, दोनों को जल में मिलाया है, तो दोनों का जलीय विलीन हुआ है। तो दोनों जल में घुले हैं तो जलीय हुए, तो ये भी हो गया एक्वा। एक का मतलब जल में घुला हुआ है, इसलिए ये भी एक्वा हो गया। चलो ये तो हो गया कंप्लीट। हम BaSO4 की बात करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अब BaSO4 की बात क्या करते हैं, तो क्या 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 प्राप्त हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे उत्तर छिपा हुआ है, कैसे क्या हम क्वेश्चन से निकाल रहे हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, कितनी ईजी क्वेश्चन है। इतनी बात कर ली हमने, इसको निकाल दिया, इसको कर दिया। अब क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलियन, ये विलियन की बात करता है। फिर से किसकी बात कर रहा है, विलियन की। विलियन किसका होता है, जब दो पदार्थ मिलते हैं तब विलियन होता है, तब विलियन बनता है। दो पदार्थ मिलेंगे तो विलियन होगा। मैंने पिछली कुछ देर पहले बात की थी। तो ये क्या बन रहा है, सोडियम का क्लोराइड का विलियन की बात कर रहा है। इधर भी ये भी विलियन की बात कर रहे थे दोनों, और ये भी विलियन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक वो होगा, ये भी जलीय होगा। तो ये भी, ये NaCl भी हो गया, सोडियम क्लोराइड भी हो गया जलीय का मतलब ये भी हो गया एक्वा। अच्छा, अब BaSO4 बचा है। BaSO4 भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका उत्तर देखना क्या लिखा हुआ। बेरियम सल्फेट, ये हो गया BaSO4। ये इसका आगे लिखा हुआ ए घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनता है, यानी ए घुलनशील का मतलब क्या हुआ, जो घुलता नहीं है। घुलता कौन नहीं है, ठोस नहीं घुलता। अगर हम पत्थर को पानी में घोलेंगे तो घुलेगा क्या, क्यों, पत्थर क्या ठोस है, कड़क चीज़ है। क्या हम उसको पानी में घोलेंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा। लकड़ी को हम पानी में घोलेंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा, ठोस है, क्योंकि लकड़ी ठोस है, पत्थर ठोस है, प्लास्टिक ठोस है। प्लास्टिक को हम पानी में घोलेंगे, घुल जाएगी, वो नहीं घुलेगी। इसके मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ठोस नहीं घुलता है, ठोस घुलनशील होता है। तो बेरियम सल्फेट क्या हुआ, इस आधार पर जो घुलनशील नहीं है, तो इसका मतलब वो ठोस है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर, ये हो गया ठोस को हम सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड को हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने अभिक्रिया को संतुलित भी कर लिया और उसके रासायनिक अवस्था के संकेत भी लिख दिए। ये होगी इसके रासायनिक अवस्था के संकेत। और संकेतों को इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए मैं अभिक्रिया वापस लिख देता हूँ। ये इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिखेंगे, BaCl2 कोष्टक में लिखेंगे एक्वा प्लस Na2SO4, इसको लिखेंगे हम एक्वा, ये भी एक्वा हो गया। BaSO4 ये सॉलिड हो गया, प्लस 2
NaCl, ये एक्वा हो गया। तो यार कि आपकी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया भी है, और हमने यहाँ पे इसकी रासायनिक अवस्था भी लिख दी कि ये किस फॉर्म में है। ये एक्वा लिखा हुआ है, ये जलीय फॉर्म में है, ये भी जलीय फॉर्म में है, मतलब कि ये विलियन में है, ये विलियन है, ये मतलब ये दोनों जल में घुले हुए हैं। BSO4 सॉलिड है, मतलब कि अलग से ही है, जल में घुला हुआ नहीं है। NaCl है, ये जलीय है, एक्वा है, मतलब ये जल में घुला हुआ है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन। अब देखिए विलियन कहते हैं, हमें पता चल गया कि ये भी जलीय है, ये भी एक्वा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलियन में ये फिर से हाइड्रोक्लोरिक, ये भी एक्वा है। जल से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलियन बनाते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड का विलियन बनाते हैं, मतलब ये भी एक्वा है। तीनों एक्वा हो गए। अब देख लें विक्रिया क्या है, इसका क्या सूत्र है। तथा जल बनाते हैं, लिखा हुआ जल बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जल बनाते हैं, जल आपको पता है लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है। जल में कोई पदार्थ घुला नहीं है, जल अकेला बना बोल रहे हैं ना, जल बनाते हैं। तथा जल बनाते हैं मतलब जल अकेला है, जो कोई अकेला आता है वो द्रव होता है, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। लिक्विड को एल से लिखते हैं, ये एल हो गया, बाकी तीनों एक्यू हो गए। तो ये रासायनिक अवस्था तो वैसे सोल्व हो गई। अब देखते हैं इसके अभिक्रिया लिख के देख लेते हैं। अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार वापस। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे सूत्र हमने महत्वपूर्ण सूत्र में देख लिए थे हमारे वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 में हमने इस सारे सूत्रों की बात की थी, इसीलिए मैंने उस पर आपको चैप्टर शुरू करने से पहले पढ़ा दिए थे मैंने वो सब सारी चीज़, ताकि आपको अभी दिक्कत ना आए। अगर जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको भी दिक्कत आ रही है, और जिसने देखे उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो क्या बन गया था हमारे पास, NaOH प्लस HCl बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, विलयन जल में अभिक्रिया करते हैं, ये अभिक्रिया हो रही है, तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया। तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, LaCl बना दिया, प्लस LaCl के विल बनाता है और जल बनाता है, ये हो गया जल, ये लो जी जल बनाता है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2 ही होता है, ये जल बना रहा है, ये अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया को देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है, और इसके सब रासायनिक अवस्था की बात करते हैं, या इधर पेज पे आते हैं हम। तो ये थी हमारी अभिक्रिया NaOH प्लस HCl, सॉरी थोड़ी जगह दे देते हैं कि तुम संतुलित करते वक्त HCl, तो हो गया NaCl प्लस H2 बाहर निकला। तो देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। पहले बात करते हैं Na की। इधर Na 1 है, इधर भी Na 1 है, चलो Na तो सोल्व हुआ। इधर O कितने हैं, उधर O 1 है, इधर भी O कितना है, इधर भी O 1 है, कंप्लीट। इधर H कितना है, 1 और 1, 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 है। इधर H कितने हैं, इधर 2 है, देखिए 1 तो ये हो गया, ये प्लस का चिन्ह वापस आ गया, 1, इधर 2 हो गए। इधर कितने हैं, H2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 बराबर है, तो ये भी संतुलित हो गया। अभी तक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ही दिख रही है हमको। चलिए अब Cl की बात करते हैं। अरे सॉरी यार, ये Cl इधर 1 है, इधर Cl कितने, इधर भी Cl 1 है, ये Cl भी कंप्लीट। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित है। ये तो होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था की, कौन सा किस अवस्था में है। तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ये भी जल में घुला हुआ है, ये भी जल में घुला हुआ है, मतलब कि जल में घुला हुआ है तो ये जलीय है। जलीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा। एक्वा की मीनिंग होगी AQUA, AQ का फर्स्ट अक्षर ले लीजिए AQ, तो इसकी पोजीशन ये भी जल में घुला हुआ है। जल में घुले हुए विलयन को कहते हैं एक्वा। एक्वा का प्रथम 2 स्वरूप ले लीजिए, एक्वा एक्वा, ये साइन हो गया। NaCl ये भी जल में घुला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिखाते थे आपको, क्वेश्चन में बात हुई है, ये देखिए ये बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये देखिए विलयन की बात कर रहा है। विलयन मतलब कि जो विलयन किसका बनता है, विलयन उसका बनता है जो जल में घुला हुआ होता है। जब 2 पदार्थ घुले हुए होते हैं तो उसका विलयन बनता है। एक तो पदार्थ NaCl हो गया खुद, वो जिसमें घुला हुआ पानी, वो दूसरा पदार्थ हो गया, 2 पदार्थ हो गए, वो विलयन बन गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक्वा है, AQ है, ये भी एक्वा हो गया। और H2O अलग से है, H2O बन रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि साफ साफ बोल रहा है कि तथा जल बनाते हैं। जल सिंपल है, जल में कुछ नहीं मिला हुआ है। जल में अगर कुछ नहीं मिला हुआ है तो जल लिक्विड फॉर्म में है। क्या फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड का पहला अक्षर ले लीजिए L, ये हो गया L। बस ये आपकी हो गई, ये हो गई आपकी रासायनिक अवस्था हो गई। अब इसको सही ढंग से लिख लेते हैं हम।
ताकि हमारे कोई नंबर कटे ना। तो लिख लेते हैं NaOH, इसको लिख लेते हैं एक्वा प्लस HCl, इसको कर लेते हैं एक्वा, ये हो गई अभिक्रिया। NaCl, इसको कर लेते हैं एक्वा प्लस H2O, ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, बन गया ये। बस ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई, आपकी रासायनिक अवस्था भी दर्शा दी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो भी पढ़ाई आपको उसमें आपको कोई डाउट होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। मैंने 10 बार आपको अभिक्रिया संतुलित करना सिखा दिया है, 10 बार उसको रासायनिक अवस्था बताना सिखा दिया है, और कैसे अभिक्रिया संतुलित करते हैं वो सिखा दिया है, चरणबद्ध तरीके से सिखा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा नहीं, वैसे डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये सारी अभिक्रिया जो भी हमने ये काम किया है, जितना भी काम किया है, इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। PDF फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है NCERT सब कैपिटल में होंगे, बड़ी ABCD में, PA दर्पण, इसको सर्च करना है। इसको सर्च करते ही ऑरेंज कलर का लोगो आएगा, उस पर लिखा होगा NC, वही हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ज्वाइन करते ही आपको जितना भी हमने ये पढ़ाया है सब कुछ, इसकी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब PDF फॉर्म में मिल जाएगा आपको। आराम से उसको देखिए, पढ़िए, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा आपको, नोट्स फॉर्म में सब आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे। तो फिर से मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल बता देता हूँ कि आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना है, सर्च बार में कि NCERT दर्पण जो सर्च करेंगे यहाँ पर नारंगी कलर में, ऑरेंज कलर में हमारा ये लोगो आएगा, NC लिखा हुआ, वो हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये तो हो गया हमारी वीडियो की बात। अगर आप फिर से वही बात है कि आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं ऐसा करूँगा कि आपको वीडियो समझ में आया है, तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं दोबारा देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगी। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। थैंक यू।